टर्मिनोलॉजी में आपको फंसाने की कोशिश करती है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स या कोई भी बोर्ड एग्जाम होता है, आपके कॉन्सेप्ट को हिलाने की कोशिश करती है, बट आपको अपने कॉन्सेप्ट से हिलना नहीं है। इन टर्म से बिल्कुल डरना नहीं है। बाइनरी फिजन में क्या होता है भाई, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो वहां पे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो वहां पे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। सिंगल स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे, एक बारी में बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और हर एक सिंगल स्पोर क्या है, केपेबल है एक नया ब्रेड मोल्ड, एक नया राइजोपस बनाने का। रीजनरेशन में क्या होता है, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो बार बार रिपीटेड सेल डिवीजन करते हैं। तो बार बार जब रिपीटेड सेल डिवीजन होती है तो वहां पे वो पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन लॉस्ट हुआ होता है वो रीगेन या ग्रो हो जाता है। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर एंड आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। एक काफी लंबा चैप्टर, काफी लेंथी चैप्टर एंड ऐसा एक चैप्टर जिसकी काफी वेटेज भी है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। चैप्टर में अलग अलग तरीके के टॉपिक्स हैं, काफी वैरायटी है टॉपिक्स की। कभी हम रिप्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, डीएनए में वेरिएशन की बातें कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे छोटे टॉपिक्स हैं, बडिंग, बाइनरी फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो भाई बहुत सारी क्या है, वैरायटी है टॉपिक्स की। एंड जब बात आती है टॉपिक्स की तो हमको कोई भी जब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक साथ हमारी रिवीजन भी हो रही है। तो आप इस चीज को ऐसे लेके चलो कि भाई मैंने चैप्टर पढ़ लिया है और एक अब मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरी साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगी, राइट। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे। बच्चे कह रहे थे मैम हम तो 1.5x पे देखते हैं, तो बेटा अब 1.5x पे मत देखो, तुम्हें 1.5x की स्पीड पे तुम्हें पढ़ा ही देती हूँ, ठीक है। दैट्स योर कॉल, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई पेस तुम्हें जल्दी कोई चीज पढ़ते हो तुम्हें फिर भी समझ आ रही है तो दैट्स गुड फॉर यू। अदरवाइज हम तो भाई अच्छे से हर चीज समझते हुए चलेंगे। चलिए भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा एम क्या है, आज का हमारा एम एजेंडा है, वी विल बी डिस्कसिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एंड एज वी नो एनसीईआरटी के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं, एक है हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक है हमारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। देखो भाई, जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की तो हम सभी को पता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नए सेल्स बनेंगे। अब नया सेल बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पुराना सेल है वो अपने जो कंटेंट है उसके अंदर जो भी है वो उस चीज को डुप्लीकेट करेगा, उसकी कॉपी बनाएगा। मान लेते हैं एक सेल है, एक सेल से 2 नए सेल्स बनने हैं, राइट। अब वो जो एक सिंगल सेल है जो भी डिवाइड होने वाला है वो अपने कंटेंट को, अपने कंपोनेंट्स को, अपने डीएनए को, अपने सेल ऑर्गेनेलिस को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, कॉपी करेगा। तो वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई डीएनए कॉपी करने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए की कॉपी बनाता है तो उसमें मेरा क्या फायदा, राइट। तो मतलब क्या फायदा है किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी स्पीशीज का, तो हम ये बताएंगे। देखो बेटा, आप सभी को पता है डीएनए कॉपी को बहुत जगह पे डीएनए डुप्लीकेशन भी बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर डीएनए डुप्लीकेशन आ गया या फिर आपके एग्जाम में डीएनए रेप्लिकेशन ये टर्म आ गया तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सब कुछ एक ही बात है, ठीक है। एक ही मतलब है, सारी चीजें मतलब एक ही मतलब रखती हैं। टर्मिनोलॉजी में आपको फंसाने की कोशिश करती है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स या कोई भी बोर्ड एग्जाम होता है, आपके कॉन्सेप्ट को हिलाने की कोशिश करती है, बट आपको अपने कॉन्सेप्ट से हिलना नहीं है। इन टर्म से बिल्कुल डरना नहीं है। हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम बताएंगे कि देखो भाई डीएनए क्या होता है। देखो यही क्या है, यही कला है आंसर राइटिंग की, है ना। ऑडियो लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं होता यार। क्वेश्चन को ब्यूटीफुली आंसर करने की कोशिश करो ना। डीएनए डुप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं करना है बच्चों, ऐसे नहीं करना है।
अच्छे बच्चों की तरह देखो, यहाँ पे आप देखो इन्होंने सिर्फ डीएनए कॉपिंग लिख दिया है। तो आप बताओ ना यार डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म बताओ पहले, फिर ये बताओ कि भाई डीएनए क्या करता है, फिर उसका जब कॉपिंग होगा तो क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे अब देखो आंसर कैसे किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया कि डीएनए क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म बताई। ये क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। कहाँ होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर पाया जाता है। अब इसका काम क्या है तो हम ये बताएंगे। डीएनए क्या करता है, कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर होती है, और जब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है, वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन जब जाती है तो वो भी डीएनए की मदद से जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो हमारा बिल्कुल मेन आंसर हो गया जो पूछा है वो हम यहाँ बताएंगे कि भाई डीएनए कॉपिंग जो है वो मस्ट है इनहेरिटिंग ट्रेट्स के लिए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो तो उस टाइम पे हमको डीएनए की कॉपी बनानी पड़ती है, ये जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आगे जनरेशन जो है उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होगी। उसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, और ये वेरिएशंस क्या होते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो चीजों के लिए। यहाँ पे एक ही चीज मेंशन करी हुई है, एक तो नई ओरिजिन मतलब नई स्पीशीज बनाने में मदद करते हैं, उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो वेरिएशंस हैं ये हेल्प करते हैं इन अडेप्टिंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट। कई बार ये वेरिएशंस क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को मदद करते हैं अडेप्ट करने में इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट बदल रही है और वो वहां पे प्रेजेंट है तो वो वेरिएशंस जो डीएनए में चेंजेस और बदलाव आए हैं कहीं ना कहीं वो उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, मदद करेंगे उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में। ठीक है, और कई बार हमने देखा है कि भाई ये अडेप्टेशन जो होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक वो करते रहते हैं, तो होता क्या है वो स्पीशीज स्टेबलाइज हो जाती है, और जब बहुत लंबे टाइम के लिए वो स्टेबलाइज हो जाती है तो धीरे धीरे इवोल्यूशन में भी क्या होती है, उससे मदद होती है। तो डीएनए कॉपिंग का ये फायदा है कि डीएनए कॉपिंग की वजह से नई स्पीशीज बनती हैं, मतलब क्योंकि चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, एडेप्टेशन में मदद करता है, स्टेबलाइजेशन में, इवोल्यूशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए आगे चलते हैं। Why is the variation beneficial to the species but not necessarily to the individual? देखो अभी हमने जो पीछे बात करी वही चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है। वो कह रहा है कि मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जब रिप्रोड्यूस कर रही थी तो उसके डीएनए में कुछ चेंजेस आए। अब हो सकता है वो डीएनए के चेंजेस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट ना हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो कई बारी वो पूरा का पूरा चेंज पूरी की पूरी स्पीशीज के लिए कई बारी क्या होता है, फायदेमंद हो जाता है। कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पीछे बात कर रहे थे ना बेटा, अडेप्टेशन और ये सारी चीजें, यहाँ पे हम उनको यहाँ पे और अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। द रीजन वाई वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज दैट इंडिविजुअल इज बिकॉज, क्योंकि कई बारी क्या होता है क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, और कई बारी वो क्लाइमेटिक चेंजेस क्या होते हैं, बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट छोड़ जाते हैं स्पीशीज की पॉपुलेशन पे, एंड कई बारी वो स्पीशीज क्या होती है, सरवाइव नहीं कर पाती। अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपने मेरे से रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि पॉन्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया में कुछ चेंजेस आए, जो नई स्पीशीज बनी उनके पास एक एबिलिटी आ गई टू सरवाइव इन द हायर टेम्परेचर। कुछ टाइम बाद जो पॉन्ड का वाटर था वो बहुत गर्म हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, जिसके कारण जो कुछ बैक्टीरिया, जो पहले वाले बैक्टीरिया थे वो हाई टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाए, बट जो नए वाले बैक्टीरिया थे जिनके अंदर एबिलिटी थी टू सरवाइव द हायर टेम्परेचर, वो वहां पे क्या कर पाए, उसको टॉलरेट कर पाए, उसको सरवाइव कर गए। अगर आपको याद हो ये हमने पढ़ा भी है। तो क्या होता है भाई, ये वेरिएशन जो हमारे डीएनए में आते हैं, ये कई बारी बदलते हुए एनवायरनमेंट में हमारी स्पीशीज को क्या दे जाते हैं, सर्वाइवल एडवांटेज दे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने वही एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी इंक्रीजेस, है ना, वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मर जाएंगी, बट कुछ ऐसी जो होंगी सरवाइव कर जाएंगी। दिस में रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट, सो वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज, नॉट फॉर द इंडिविजुअल।
चलिए जी आगे चलते हैं। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? भाई नाम से ही समझ आ रहा है यार क्या डिफरेंस है, आप खुद बताओ। बाइनरी, बाय का मतलब क्या होता है बेटा? बाय का मतलब होता है टू। यहां पे जब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन का, बाइनरी मतलब टू एंड मल्टीपल मतलब मेनी। तो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में ये डिफरेंस है कि बाइनरी फिजन में क्या होता है भाई, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो वहां पे दो डॉटर सेल्स बनते हैं। मल्टीपल फिजन में जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो वहां पे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं, राइट? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। जब एक सिंगल सेल क्या होता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है? इक्वल हाफ्स की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे टू डॉटर सेल्स। प्लीज अवॉइड दिस टर्म इक्वल हाफ्स, ठीक है? आप लिखिए टू डॉटर सेल्स। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है तो दैट टाइप ऑफ फिजन इज नोन एज बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया के अंदर हमको बाइनरी फिजन देखने को मिलती है, अमीबा के अंदर हमको बाइनरी फिजन देखने को मिलती है, लिशमैनिया के अंदर हमको बाइनरी फिजन देखने को मिलती है, पैरामीशियम के अंदर हमको बाइनरी फिजन देखने को मिलती है, यूग्लिना के अंदर हमको बाइनरी फिजन देखने को मिलती है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं जहां पे मल्टीपल फिजन के बारे में पूछा है। व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? मल्टीपल का मतलब यहाँ पे है मेनी। जब एक सिंगल पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है एक ही टाइम पे, इस तरीके के फिजन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन हमको देखने को मिलती है बहुत सारे एल्गी में एंड स्पोरोजोन्स, ठीक है? तो स्पोरोजोन्स कौन होते हैं बेटा? स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडिया क्योंकि क्या करता है, स्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको स्पोरोजोन भी कहा जाता है। बट अगेन हम यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसे टर्म्स यूज करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। सो वी विल गिव एग्जांपल ऑफ वेरी गुड, वी विल गिव एग्जांपल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, या फिर मलेरियल पैरासाइट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और ये कैसे डिफरेंट है अमीबा से, ये कैसे डिफरेंट है लिशमैनिया से। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्टली इतना नहीं पूछेगा कोई डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन, नो। आपको कहेंगे बताओ कैसे अमीबा का और प्लाज्मोडियम का फिजन का तरीका अलग अलग है, आपको ऐसे पूछेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स, है ना? अब देखो बेटा आप एक चीज नोटिस करना, कोई भी जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसा होगा। फ्रॉम पर्टिकुलरली दिस चैप्टर ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ चुका है पहले, ठीक है? बेनिफिट्स, स्पोर फॉर्मेशन के बेनिफिट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वो घुमा फिरा के, ठीक है? बेनिफिट्स वो आपको आगे पूछेगा, इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये तो मैं गिनती करके भी नहीं बता सकती तुमको कि पता नहीं कितनी बार एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया। मतलब ऑलमोस्ट हर 1-2 साल बाद एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पेपर में आ जाता है। तो अगर आपको क्लास में टीचर ने पढ़ाया है एडवांटेजेस ऑफ दिस, एडवांटेजेस ऑफ दैट, तो प्लीज उन एडवांटेजेस को अच्छे से हम कवर करके जाएंगे एग्जाम में। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा अगर वो रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स के थ्रू मतलब यानी कि वो ये घुमा फिरा के वो ये पूछ रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या एडवांटेजेस होते हैं। बेटा आप याद करो हमने स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर पढ़ी है? स्पोर फॉर्मेशन बेटा जनरली जो होते हैं हमारे फंजाई के अंदर देखने को मिलती है। हमारे बहुत सारे फंजाई स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हमारे एनसीईआरटी वाले एग्जांपल की, तो एनसीईआरटी के अंदर हमने पढ़ा है स्पोर फॉर्मेशन इन दी राइजोपस। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। इसको ब्रेड मोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रेड के सरफेस पे क्या करता है, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करता है। एंड अगर आपको याद हो, अगर नहीं है तो भाई याद दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। ये इसका स्पोरेंजियोफोर हो गया और ये इसका स्पोरेंजिया हो गया। स्पोरेंजिया के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? वेरी गुड,
वेरी गुड, यस, ये पाए जाते हैं स्पोर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्पोर्स। तो ये जो मैंने टाइनी सा स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे गोल सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पोर। एक स्पोर एक्चुअली में कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। एंड हर एक सिंगल स्पोर क्या है? केपेबल है टू जर्मिनेट एंड रिप्रोड्यूस। जर्मिनेट करके मतलब ये ग्रो करके क्या हो जाता है? न्यू इंडिविजुअल में ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। बेटा ये एक तरीके से रिवीजन हो रही है आपकी, ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बनाया है? यहाँ पे मैंने राइजोपस या ब्रेड मोल्ड का डायग्राम बनाया है। ये इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको राइजोइड बोलते हैं। ये इसका स्पोरेंजियोफोर है। ये जो गोल सा ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। एंड इसके अंदर ये जो मैंने छोटे छोटे सेल्स बनाए हैं ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। अब जब ये स्पोर स्पोरेंजिया में से बाहर आता है तो ये स्पोर एक्चुअली में जब किसी फेवरेबल कंडीशंस में पहुंचता है, यानी कि इसको जब फूड मिल जाता है, एयर मिल जाती है, वाटर मिल जाता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल जाता है, तो ये स्पोर जर्मिनेट होके पूरा का पूरा नया राइजोपस बना देता है। ये पूरा का पूरा नया राइजोपस बना देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि मान लेते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या कोई फायदा है? भाई बिल्कुल फायदा है। देखो पहला फायदा ये है कि ये जो स्पोर होता है ये बहुत ही लाइट वेट होता है, जिसके कारण ये स्पोर्स इधर उधर चले जाते हैं, यानी कि हर जगह जाके क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फार अवे प्लेसेस तक चला जाता है। उसके अलावा इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है, ठीक है। और भी क्या है? कुछ एडवांटेजेस है। हम कैसे लिखेंगे अपना आंसर? हम ये लिखेंगे कि देखो भाई एक जो सिंगल स्पोरेंजिया होता है ना, अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल स्पोरेंजिया बनाया है तो उस सिंगल स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे, एक बारी में बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और हर एक सिंगल स्पोर क्या है? केपेबल है एक नया ब्रेड मोल्ड, एक नया राइजोपस बनाने का। तो यानी कि एक बारी में बहुत सारे राइजोपस बन सकते हैं, यानी कि एक बारी रिप्रोड्यूस करने पे बहुत सारे नए राइजोपस बनते हैं। तो ये फायदा है। तो एक बारी में नंबर ऑफ स्पोर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी एक बारी में। इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एक ही जगह पे, तो स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत इजीली फार अवे प्लेसेस तक क्या होते हैं? हवा की मदद से उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं वेट में, इसकी वजह से क्या होता है? हवा के साथ इधर उधर बहते हुए, है ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, उड़ जाते हैं भाई, हल्के से हैं बिल्कुल, है ना, मस्त गगन में उड़ते उड़ते इधर पहुंच जाते हैं। उससे फायदा क्या होता है? देखो उससे फायदा ये होता है कि अगर सारे के सारे स्पोर्ट्स एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो वहां पे वो सारे के सारे स्पोर्ट्स क्या करेंगे? आपस में कंपीट करेंगे। एक स्पोर कहेगा मुझे भी भाई एयर चाहिए, मुझे भी एयर चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी पानी चाहिए, सब ऐसे ही कहेंगे। तो ऐसे क्या होगा बेटा? कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होते हैं, तो वो दूर दूर उड़ जाते हैं हवा में और आपस में दूर दूर चले जाते हैं, तो कंपटीशन नहीं रहता। सबको अपने अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस चाहिए होती हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो मिल जाते हैं, सब ग्रो कर जाते हैं। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लास्ट पॉइंट हमने भी बात भी करी थी कि इनमें डिहाइड्रेशन ना हो। अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, मान लेते हैं बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा? ये जो स्पोर्स होती हैं इनके अंदर बहुत ही मोटी थिक वॉल्स पाई जाती हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है? ये हमारा स्पोर है। तो स्पोर के बाहर एक्चुअली में बहुत ही मोटी थिक वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि एक्चुअली इसका जो भी वाटर कंटेंट होता है उसको अंदर रिटेन रखती है और इसको बाहर के डैमेज से बचाती है। इसको बाहर से डैमेज ना हो अनफेवरेबल कंडीशंस में, उससे प्रोटेक्ट करके रखती है। क्या? इसकी थिक वॉल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा देती हूं, ठीक है, मैं स्टार लगा देती हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? वो ये कह रहा है क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास कोई रीजन है जिससे कि हम ये बता सकें कि भाई क्यों बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जो रीजनरेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? ऐसा क्यों? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया आई थिंक।
सिंपली वो ये कह रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, या फिर जैसे मान लेते हैं दूसरे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो रीजनरेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते? अगर हम प्लेनेरिया को कट कर देते हैं तो प्लेनेरिया अपना दोबारा से हेड ग्रो कर लेता है, टेल ग्रो कर लेता है, रीजनरेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर लेता है वो। बट अगर मैं ह्यूमन बीइंग का हाथ काट दूं तो उस हाथ में से पूरा का पूरा नया ह्यूमन क्यों नहीं बन रहा? अगर मैं एलिफेंट का एक टांग काट दूं तो उस टांग से एलिफेंट से, उस एक टांग से, उस एक लेग से पूरा का पूरा एलिफेंट क्यों नहीं बन सकता? चलो एलिफेंट तो बहुत बड़ा हो गया, मैं एक सिंपल से लिजर्ड की ही बात कर लूं। हम सभी को पता है कि लिजर्ड की अगर पूंछ कट जाती है तो लिजर्ड अपनी पूंछ दोबारा से ग्रो कर सकती है। बट अगर मैं बिल्कुल इसका अपोजिट आपको बोलूं, अगर एक लिजर्ड है उसकी टेल कट गई है तो क्या उस कटी हुई टेल पे एक नई की नई पूरी की पूरी नई लिजर्ड ग्रो हो जाएगी? नो। वो यही कह रहा है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई तुमने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का मतलब भाई उसमें एक नहीं, सिंपल नहीं, मतलब सिंपल नहीं है, एक से अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? बहुत अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ, राइट? कॉम्प्लेक्स बहुत अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिजर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, लिजर्ड, सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। भाई इनके अंदर स्किन भी है, अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, मसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, बोन्स भी हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स हैं इन सब के अंदर। एंड वो सब अलग अलग तरीके के सेल्स बनाना पॉसिबल नहीं है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो बार बार रिपीटेड सेल डिवीजन करते हैं। तो बार बार जब रिपीटेड सेल डिवीजन होती है तो वहां पे वो पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन लॉस्ट हुआ होता है वो रीगेन या ग्रो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिजर्ड का एग्जाम्पल लूं, बेटा देखो, है ना, ड्राइंग की बेइज्जती मत करना प्लीज। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये लिजर्ड है भाई, है ना, मान लो यार, प्लीज मान लो यार, लिजर्ड है ना, दो मैंने आंखें भी बना दी हैं इसकी। ठीक है, मान लो ये लिजर्ड है, ठीक है। अब इस लिजर्ड की भाई अगर ये टेल मान लो कट चुकी है यहां से, है ना, यहां से टेल कट चुकी है, तो इसको टेल दोबारा रीग्रो करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ स्पेशल सेल्स हैं। वो सेल्स बार बार क्या करेंगे, रिपीटेड सेल डिवीजन करेंगे। एंड रिपीटेड सेल डिवीजन करने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, उसकी टेल ग्रो हो जाएगी, है ना। इतनी बड़ी टेल तो ग्रो होनी भी नहीं चाहिए, बट मान लेते हैं भाई यहाँ पे क्या हो गई, टेल ग्रो हो गई, यहाँ पे इसकी टेल ग्रो हो जाएगी क्योंकि सेल्स ने बार बार सेल डिवाइड करे। बट इतना भी इनके पास एबिलिटी नहीं है बेटा कि बार बार डिवाइड करके इसके नर्व्स भी बना दें, बोन्स भी बना दें, स्किन भी बना दें, ब्लड वेसल्स भी बना दें, मसल्स भी बना दें। इतनी क्षमता नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर करेंगे, ऑर्गेनिजम्स विद हायर कॉम्प्लेक्स लेवल्स। बेटा ये सब डायग्राम वायग्राम तुमको बनाने के लिए समझाया था, तुमको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Organisms at higher complex levels cannot give rise to new individuals through regeneration. जो भी organisms higher complex levels पर होते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी mammals हो गए, है ना, reptiles हो गए, ये सब, तो ये रीजनरेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है अलग अलग तरीके के, वो सब अलग अलग डिफरेंट लेवल पे है। हमारा स्केलेटल सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, तो अलग अलग सिस्टम है हमारे अंदर, ठीक है। वो सब अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं और ये सारे ऑर्गन सिस्टम क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो एक साथ मिलजुल के काम करते हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और रीजनरेशन जो है बेटा वो क्या करेगी, सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स में ही काम कर सकती है। भाई तुम्हारी स्किन में अगर कट लग गया तो थोड़ी सी तुम्हारी स्किन जो है वहां पे दोबारा से रीग्रो कर जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तुम्हारा थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड दोबारा थोड़ा बहुत बन जाएगा, मसल टियर हो जाती है जैसे लोगों को, वो दोबारा आ जाएगा। बट पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल्स नहीं बन सकता, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाना मुश्किल है रीजनरेशन की प्रोसेस से।
चलिए, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको वो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ करके बेटा आपको वो कोशिश करेगा कि आपसे वो एडवांटेजेस पूछ ले। किसकी? एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, हम यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं कि हमने स्टार लगा दिया है, ठीक है। घुमा फिरा के बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेपर में क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे, देखो भाई कुछ वेराइटीज आती हैं आजकल मार्केट में जिसमें हम देखने को मिलता है कि उनमें सीड्स ही नहीं है, उनके अंदर सीड्स ही नहीं है, तो वो सारी सीडलेस वेराइटीज बनाने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, इनमें वायबल सीड्स नहीं है, ठीक है, तो इनके लिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वायबल सीड्स मतलब जो इजीली जर्मिनेट नहीं हो सकते, जो इजीली जर्मिनेट नहीं हो सकते उन सीड्स को हम वायबल सीड्स बोलते हैं। वहां पे हम क्या कर सकते हैं? सीडलेस वेराइटीज बनाने के लिए हम कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये रैपिड है, बहुत ही क्विकली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, चीप है। चीप टर्म यूज नहीं करना है बेटा, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। तो आप लिखोगे ये क्या है? इकोनॉमिकल है या अफोर्डेबल है। इकोनॉमिकल लिखो, थोड़ा वजन होना चाहिए तुम्हारे टर्म में। तो ये रैपिड है, इकोनॉमिकल है, इजी है, इजी मेथड है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ठीक है। और ये मेथड हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे सीड्स क्या है, जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। एंड कई बारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं होती, सीड्स इसके कारण जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो उस केस में जब अगर हमारे सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन डू द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके अलावा बेटा अगर कोई प्लांट है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी वेराइटी का है, तो अगर हम चाहते हैं कि एक और ऐसा प्लांट बन जाए, एक नहीं ऐसे 10 बन जाए, 10 नहीं ऐसे 100 बन जाए, तो वो सब क्वालिटीज को मेंटेन करना अगर हम चाहते हैं तो हम वहां पे भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं उस प्लांट की मदद से। तो क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, वेराइटी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। चलिए, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? अरे भाई तुम थकते नहीं हो क्या एक ही क्वेश्चन पूछ पूछ के? चलो देखो, अगर एनसीईआरटी नहीं थक रही है इस क्वेश्चन को पूछ के, तो आप सोचो जरा कि इतना इंपॉर्टेंट होगा यार ये क्वेश्चन। आप देख रहे हो घुमा फिरा के बार बार एक ही क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन के दौरान? तो हम ये बताएंगे कि देखो भाई, डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। देखो डीएनए क्या है? डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कोई भी जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्या? डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस। अब डीएनए के अंदर क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो कि यही इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कौन लेकर जाता है? डीएनए लेकर जाता है। अब जो कॉपी होती है डीएनए की, वो क्या होती है भाई? कुछ केमिकल रिएक्शन से बनती है ना? ये चीज हमने क्लास में पढ़ी है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके दौरान ये डीएनए की कॉपी बनती है। एंड उसके साथ साथ क्या होता है? उसके साथ साथ जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि बाकी सेल ऑर्गेनेलीज, वो भी क्या होते हैं? डुप्लीकेट होती है, उनकी भी कॉपी बनती है। एंड जब ये कॉपिंग हो रही होती है, ठीक है, जब ये कॉपिंग हो रही होती है तो उस दौरान क्या फायदा होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होगी और उसके बाद सेल डिवीजन होगी और नए सेल्स बनेंगे। एंड यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे वही मिसिंग है जो हम बोलना चाहते थे कि भाई डीएनए कॉपिंग का फायदा ये होगा, हेल्प इन passing of genetic information from one generation to another उसके अलावा बेटा डीएनए कॉपिंग से क्या होती है? डीएनए कॉपिंग की वजह से वेरिएशन इन डीएनए, है ना? हम ऐसे लिखेंगे, डीएनए कॉपिंग लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए एंड दैट variation in DNA will lead to adaptation and evolution.
ये कुछ आप देख रहे हो बेटा, मैं कुछ टर्म्स बार बार क्या करती हूँ, फोकस करती हूँ, बार बार मेंशन करती हूँ। क्या मतलब है भाई, हम क्यों बार बार मेंशन करते हैं इन टर्म्स को? क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है कहीं ना कहीं वो इन टर्म्स को ढूंढ रहा है आपके आंसर शीट में। तो कहीं पे भी बेटा डीएनए कॉपिंग का अगर क्वेश्चन आ गया ना, मेरी तरफ से ट्रिक सुन लो, कहीं से भी अगर आपके पेपर में डीएनए कॉपिंग का कोई क्वेश्चन आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिख करूं, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना, ठीक है, डीएनए कॉपिंग से वेरिएशन होना, अडेप्टेशन, इवोल्यूशन, ये टर्मिनोलॉजीज को क्या करके बेटा एक आंसर फ्रेम कर देना, कुछ ना कुछ मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? क्या हलवा क्वेश्चन है भाई, इतना इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा बेटा। पूछ रहा है कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो कैसे डिफरेंट है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, जल्दी से बताएंगे। ये हमारा स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर दो चीजें, स्टेमन के पास दो चीजें होती है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, एंथर के अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। जब ये पॉलन ग्रेन एंथर के सरफेस से निकल के स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, जब ये एंथर से निकल के जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, मैंने कहा जब एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अरे भाई बन जा, अच्छा ठीक है, हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। दिस इज पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो भाई ये क्या है, यहां पे क्योंकि प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं इसीलिए उसके रेफरेंस में बता रही हूं, बट अगर हम फर्टिलाइजेशन को ओवरऑल एक्सप्लेन करें तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं भाई फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पे प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो प्लांट के रेफरेंस में ही बात कर लेते हैं। भाई ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, ओव्यूल के अंदर ऑलरेडी पड़ा होता है फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल। और ये जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया है कि पॉलन ट्यूब की मदद से धीरे धीरे क्या होगा, ओव्यूल में पहुंचेगा। अब ओव्यूल के अंदर ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे एंड दिस विल लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल जिसका नाम होगा जाइगोट। ठीक है, लेबल कर दे फटाफट से, चलो ये क्या है, ये हो गया मेल गैमीट, ये क्या है, ये हो गया फीमेल गैमीट एंड ये क्या है, ये हो गया जाइगोट, जो कि कब बना, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma. Fertilization मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट which lead to the formation of zygote. ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे डिफाइन करेंगे, पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma। अभी हमने बात करी। और कौन हेल्प करता है बेटा, कुछ एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे कि एयर की मदद से, वाटर की मदद से, इंसेक्ट्स की मदद से ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, एंथर से लेके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, बहुत ही सिंपल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये प्लांट्स के अंदर कहां होता है, क्योंकि आप देखो बेटा, अगर आप देखो, यही ना दिमाग यूज करने वाली बात यही होती है। देखो आप देखो यहाँ पे ना कहीं पे भी क्लियरली डिफाइन नहीं करा कि कहाँ पूछ रहे हैं, ये प्लांट के अंदर पूछ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर पूछ रहे हैं, कहाँ पूछ रहे हैं तो बताया ही नहीं। बट बेटा थोड़ी सी तो बुद्धि दी है ना, मान लिया थोड़ी है बट थोड़ी सी तो है। पॉलिनेशन कहाँ होती है भाई, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर तो होती नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है प्लांट्स की। तो अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टर्म लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको बात किसकी करनी पड़ेगी, प्लांट्स की करनी पड़ेगी। और पेपर में तो पूछा ही नहीं मैम फर्टिलाइजेशन, मैम हम क्यों लिख कर आए, मैम पेपर में तो पूछा ही नहीं फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है प्लांट्स में, हम क्यों लिख कर आए। बेटा जरूरी नहीं है ना कि हर बात पूछी जाए, यही तो चेक करना है एग्जामिनर को कि मैं किस बच्चे को पूरे 3 मार्क्स दूं, किस बच्चे को पूरे 2 मार्क्स दूं और किस बच्चे को 1 या 1.5 मार्क्स दूं। यही डिफरेंस है बेटा टॉपर बच्चे की आंसर शीट में और एक एवरेज बच्चे की आंसर शीट में। ठीक है,
तो यही चीज है बेटा जो हमको आती है, हमको पता होना चाहिए मुझे कहाँ किस तरीके से अपना आंसर लिखना है। दो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा कि बताओ कहाँ होती है, बट फिर भी आप देखो हम यहाँ क्या करेंगे, अपने आंसर शीट में लिख कर आएंगे। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को बोलते हैं, और प्लांट्स के अंदर ये कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर। और जब ये प्रोसेस हो जाती है तो क्या होता है, फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, ठीक है। और ज्यादा ही मन कर रहा है तो ये भी लिख कर आ सकते हो, रिपीटेड सेल डिवीजन इन जाइगोट लीड टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, या फिर सिंपली लिख दो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच लेटर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, व्हिच लेटर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। लगना चाहिए भाई, समृद्धि मैम ने सिखा के भेजा आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। आंसर शीट ऐसे लगनी चाहिए कि हाँ भाई बच्चे को आता है सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो अभी हमको बताया ही नहीं यार किसकी बात कर रहे हैं, अब खुद बताओ जरा। सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड किस में होते हैं, प्लांट्स के अंदर थोड़े होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं। तो ये फीमेल्स के अंदर होते हैं या मेल्स के अंदर होते हैं, वेरी गुड, मेल्स के अंदर होते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये बेसिकली हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, एंड ये हमारे स्पर्म की मूवमेंट में एंड स्पर्म की हेल्प करते हैं। कैसे, तो हम सभी को पता है भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स जो होते हैं इनमें से क्या होता है, इन तीनों ग्लैंड्स में से सम टाइप ऑफ फ्लूइड सिक्रीशन इसमें से क्या होती है, रिलीज होती है। तो इनमें क्या होता है भाई, यहां से और यहां से कुछ फ्लूइड सिक्रीशंस निकलती हैं, ठीक है, फ्लूइड सिक्रीशंस निकलती हैं। उसके अलावा हम सभी को पता है टेस्टिस में ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्पर्म सेल्स बन चुके हैं, एंड स्पर्म सेल्स मैच्योर होके वैज डिफरेंस की मदद से क्या हो चुके हैं, बाहर की तरफ आ चुके हैं। इन दोनों ग्लैंड्स में से जो भी फ्लूइड सिक्रीशंस निकलेगी और ये स्पर्म सेल्स और ये फ्लूइड सिक्रीशंस एक दूसरे के साथ मिलकर एक फाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीमेन। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीमेन। मैं दोबारा रिपीट करूं, ये टर्म यूज होता है एनसीईआरटी के अंदर, सीमेन। सीमेन क्या है, टेस्टिस में से जो भी स्पर्म सेल्स बने थे वो, और इन ग्लैंड्स में से जो भी फ्लूइड निकली थी वो, जब ये स्पर्म सेल्स और ये फ्लूइड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो जो फाइनल फ्लूइड फॉर्म होती है उस फ्लूइड को हम सीमेन बोलते हैं। अब इस फ्लूइड का काम क्या है, ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकली है बेसिकली ये हमारे स्पर्म्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्पर्म सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं, इनकी मूवमेंट में मदद करती हैं, इनका पीएच मेंटेन करती हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो भाई ये जो फ्लूइड्स यहाँ से निकल रही है उनको लुब्रिकेशन देना। लुब्रिकेशन मतलब कि उनका इजी ट्रांसफर हो सके, वो इजीली आगे मूव कर सके, ठीक है। उनको क्या देना, फ्लूइड मूवमेंट देना, किस चीज के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। ये सब किसकी मदद से होता है, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की मदद से होता है। उसके अलावा इन सिक्रीशन के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज एक शुगर है, ठीक है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। भाई कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, एनर्जी। तो स्पर्म सेल्स को एनर्जी जो मिलती है वो फ्रक्टोज की वजह से मिलती है, और ये फ्रक्टोज उस फ्लूइड में होता है जो सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला है। उसके अलावा कैल्शियम है, कुछ एंजाइम्स है। उसके अलावा बेटा आपको एक और बात बताती हूँ, जो ये सीमेन है, सीमेन मतलब स्पर्म और ये फ्लूइड मिक्स होकर सीमेन बना। जब ये सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा तो फीमेल बॉडी के अंदर ये एंटर करेगा थ्रू वजाइना। वजाइना का जो पीएच होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट में ये स्पर्म सेल्स कहीं मर ना जाए, इससे बचाने का इंतजाम भी क्या है, इस फ्लूइड के अंदर है। इस फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे सीमेन को अल्कलाइन कर देते हैं, सो दैट एसिडिक एनवायरनमेंट में वो चीज इतनी जल्दी खराब ना हो, सो दैट वो अल्कलाइन होकर थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला एक कॉमन चेंज है, वैसे तो बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों का देखने को मिलता है, बट आप स्पेसिफिकली ध्यान देंगे बेटा एग्जाम में सिर्फ अगर गर्ल्स पूछा है तो यहाँ पे हम सिर्फ गर्ल्स के चेंजेस को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला चेंज जो जेनाइटल एरिया होता है, जिसको हम प्यूबिक एरिया भी बोलते हैं, जेनाइटल एरिया को
प्यूबिक एरिया भी कहा जाता है। जेनाइटल या प्यूबिक एरिया मतलब जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया को जेनाइटल एरिया या फिर प्यूबिक एरिया बोलते हैं। तो वहां पे हमको हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, हेयर ग्रोथ उसके अलावा और कहां देखने को मिल जाती है, जैसे कि अंडर आर्म्स में, फेस में, हैंड्स में एंड लेग्स पे। साइज ऑफ द यूट्रस एंड ओवरी जो है वो भी इंक्रीज होता है गर्ल्स में। इसके अलावा साइज ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। जो निप्पल एरिया होता है दैट, वहां की स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। ठीक है, एंड उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनकी जो मेंसेस है, उनके जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड प्यूबर्टी के टाइम पे जब पहली बारी पीरियड्स आते हैं तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, इससे एक और टर्म रिलेटेड है उसको भी याद रखना है। क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताएंगे, सोचो क्या बोलते हैं। वेरी गुड, मिनार्के, मिनार्के बोलते हैं। तो मिनार्के हो जाता है इस टाइम पे। अपीयरेंस ऑफ पिंपल, ये तो भाई सब में कॉमन है, बॉयज गर्ल्स में भी है ना। प्यूबर्टी के टाइम पे पिंपल्स आ जाते हैं। नोज के पास यहाँ पे ऑयल आ जाता है जब सुबह उठते तो मैम यहाँ पे ऐसा लगता है ऑयल आ गया है, क्यों ना इस ऑयल को निकाल के थोड़े पकौड़े तल लिए जाए इसमें। ठीक है, ये क्या है, कुछ चेंजेस हैं। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इन द मदर्स बॉडी, भाई स्टार लगा लो, स्टार 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 स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम ऐसे ही। हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाए बट पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। ठीक है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भाई मदर की बॉडी के अंदर जब एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसको वहां पे नरिशमेंट कैसे मिल रही है। सिंपल, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर एक स्पेशल इस तरीके का डिस्क शेप का एक टिश्यू डेवलप होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से कॉर्ड निकलती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड इस ग्रोइंग एम्ब्रियो के नेवल से क्या होती है, इस तरीके से अटैच्ड होती है। ठीक है, अब इसको नरिशमेंट कैसे मिल रहा है भाई, इसको नरिशमेंट मिल रहा है इस प्लेसेंटा नाम के टिश्यू की वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, इस प्लेसेंटा के टिश्यू का काम क्या है, जो भी मदर का ब्लड है, ठीक है, मान लेते हैं ये मदर की ब्लड वेसल है, तो मदर के ब्लड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लेसेंटा में जाते हैं, प्लेसेंटा की मदद से कॉर्ड में जाते हैं और इस एम्ब्रियो को मिलते हैं। बदले में एम्ब्रियो के अंदर या इस ग्रोइंग डेवलपिंग फीटस के अंदर जो भी वेस्ट मटीरियल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी वेस्ट मटेरियल की बॉडी के अंदर बन रहा है वो इस कॉर्ड की मदद से प्लेसेंटा में जाता है और प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में जाता है। अब लिखेंगे कैसे इस चीज को, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो भाई लाइनिंग जो होती है यूट्रस की जो दीवार है इसको लाइनिंग बोल रहा है, ये इसको लाइनिंग बोल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, और वहां पे क्या है, ब्लड फ्लो वहां की तरफ बढ़ जाता है। उस दौरान क्या होता है, वहां पे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। एंड प्लीज नोट बेटा, प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है, फीमेल के यूट्रस में ऑलरेडी प्लेसेंटा नहीं होता, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है ये टिश्यू। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है विच इज एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल, मतलब यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेड होता है, बिल्कुल वहीं पर अटैच होता है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट के लिए। मदर के ब्लड से या मदर के टिश्यू से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो उनको लेता है और फीटस को दे देता है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ये जरूर मेंशन करेंगे कि प्लेसेंटा में भी क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय होती हैं एम्ब्रियो के साइड पे, क्योंकि क्या करती है, मदर की ब्लड से सारे न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा न्यूट्रिएंट की जब बारी आएगी तो प्लीज 2 पॉइंट यहाँ लिख देना, यहाँ पे मेंशन नहीं है। पहला पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स में 2 चीजें जरूर लिखनी है बेटा, फूड नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट ग्लूकोज लिख देना, एंड ऑक्सीजन। ये 2 चीजें जरूर लिखना कि भाई मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेता है प्लेसेंटा और फीटस को देता है। और एक पॉइंट में ये जरूर लिखना कि फीटस से या एम्ब्रियो से वेस्ट लेता है, ठीक है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, और मदर के ब्लड में डालता है। ठीक है, ये बात जरूर लिखनी है। ठीक है, ऐसे आप पे लिख दिया इन्होंने कि स्पेस होता है जो कि वेस्ट रिमूवल में मदद करता है, बट यहाँ पे ये 2 चीजें जरूर मेंशन कर देना, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। ठीक है, चलिए, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? नो,
ध्यान से सुनेंगे बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूं, बट ये स्टार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये स्टार है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्वेश्चंस के लिए। 1 मार्क का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्वेश्चन, एक मार्क का क्वेश्चन जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे होगा पेपर में आ सकता है। एंड ये स्पेसिफिकली या तो हो सकता है कि आपको एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपको कोई 3 मार्क का या 4 मार्क का कोई क्वेश्चन आया हुआ, उसमें एक सिंगल पार्ट ABC में होते हैं ना, तो एक पार्ट में आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 4 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा बैरियर मेथड, इसमें कॉन्डम्स आ जाते हैं। एक होते हैं हमारे केमिकल मेथड्स, जिसमें पिल्स आ जाती हैं। तीसरा होता है IUD या IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी आ जाती है, जिसमें किसके बारे में पूछा गया है। लास्ट होते हैं सर्जिकल मेथड, जिसमें वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आ जाती है। आउट ऑफ दीज 4 जो सबसे पहले वाला मेथड है, जिसमें कि हम बैरियर मेथड की बात करते हैं, मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं, यानी कि जहां पे हम कॉन्डम्स की बात करते हैं, ओनली कॉन्डम्स आर दी ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा चाहे IUCD हो, चाहे पिल्स हो, चाहे सर्जिकल मेथड्स हो, कोई भी मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं प्रिवेंट करते या प्रोटेक्ट करते। तो यहाँ पे बेटा आंसर क्या है, अ बिग नो। कोई अगर वुमेन कॉपर टी यूज कर रही है तो कॉपर टी किसका एग्जाम्पल है, IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और ये प्रेगनेंसी से तो प्रिवेंट करते हैं, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाते। ठीक है, नो, बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ कॉपर टी कैन नॉट स्टॉप द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, दिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम गेटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो बेटा, कॉपर टी जब कोई वुमेन यूज कर रही है, यानी कि उसके यूट्रस के अंदर कॉपर टी का डिवाइस इंसर्टेड है, बट वो डिवाइस कहीं पे भी एक बैरियर की तरह काम नहीं कर रहा। ठीक है, जो फीमेल के बॉडी फ्लूइड्स होंगे वो मेल के फ्लूइड्स से जरूर मिक्स होंगे। एंड फ्लूइड्स में क्या होता है, ये जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, ये उन फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कॉपर टी यूज करते टाइम उन फ्लूइड्स का इंटरमिक्सिंग जरूर होगा, and it can lead to sexually transmitted disease। तो यहाँ पे आंसर नो है। ठीक है, याद रखना है सिर्फ बैरियर मेथड्स, मैकेनिकल मेथड जिसमें कॉन्डम्स आ गए, डायफ्राम्स आ गए, वो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये क्या था बेटा हमारा, अभी तक हमने ये डिस्कस किया क्या, ये हमने डिस्कस किए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। एक बार हम यहाँ पे वो देख लेते हैं, हमारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या है, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, फटाफट से इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू किसके अंदर होती है? देखो, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, इनकरेक्ट। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है बेटा, आई एम सॉरी, है ना। ईस्ट के अंदर क्या होती है, बडिंग होती है। प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन, लिशमानिया के अंदर बाइनरी फिजन। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी ईस्ट होगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। ओके ओके ओके, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन तो पूछ ले, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन उड़ा दिया बेटा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर वास्ट डिफरेंस है ना, क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। एनसीईआरटी में प्लीज बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 खोल लेंगे एंड उसका आंसर वास्ट डिफरेंस है। मुझे यही नहीं पता क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो। एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है भाई, देखो ये हमारा स्टेमन है, स्टेमन पे ये क्या हो गया, एंथर हो गया। अब जल्दी से बताएंगे एंथर में क्या होता है। वेरी गुड, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो क्या उसका कोई एडवांटेज है ओवर एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स? भाई बिल्कुल एडवांटेज है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो बेटा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है तो फायदा ये होता है कि वहां पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। 2 पेरेंट इन्वॉल्व है यानी कि 2 अलग अलग जगह से क्या आएगा, डीएनए आएगा। तो अलग जगह से डीएनए आएगा मतलब ज्यादा डीएनए वेरिएशन के चांसेस, ज्यादा वैरायटी डीएनए के अंदर, ज्यादा वेरिएशन मतलब वेरिएशन के थ्रू ज्यादा अडेप्टेशन, सर्वाइवल एडवांटेज ज्यादा होता है। ठीक है, नए कैरेक्टर फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इट्स ऑल इन द डीएनए।
एंड डीएनए यहाँ पे 2 जगह से आ रहा है, यहाँ पे सिंगल जगह से आ रहा है। तो भाई 2 अलग जगह से डीएनए आएगा, 2 अलग अलग जगह से डीएनए आने के कारण क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन इन डीएनए, यानी कि ज्यादा चांसेस नए कैरेक्टर फॉर्मेशन के। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहला एडवांटेज ये हो गया कि जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसको 2 अलग अलग पेरेंट्स से कैरेक्टर्स मिलेंगे, यानी कि वेरिएशन ज्यादा होंगे। सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज जो है बेटा वो एंश्योर होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ज्यादा वेरिएशंस आएंगे। थर्ड पॉइंट, ऑफस्प्रिंग जो है वो इजीली अडेप्ट कर पाएगा एनवायरमेंटल चेंजेस में, और इससे क्या होगी बेटा, इट विल लीड टू इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। What are the functions performed by testis in the human beings? तो भाई जो टेस्टिस होता है यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, टेस्टिस किस में होता है, मेल्स में या फीमेल्स में? वेरी गुड, ठीक है, मेल्स में या फीमेल्स में टेस्टिस होता है? मेल्स के अंदर। अब मेल्स के अंदर टेस्टिस का काम क्या है, देखो बेटा टेस्टिस क्या है, टेस्टिस बेसिकली ह्यूमन बॉडी, मेल बॉडी का क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी मतलब सबसे मेन सेक्स ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है, स्पर्म सेल्स को बनाना। तो टेस्टिस का काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, क्या सिर्फ इतना ही काम है? नो, टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन भी बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि जितने भी चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे वो यही कराता है। तो टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है आंसर, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इट आल्सो, नहीं ऐसे नहीं लिखना बेटा आंसर, है ना, आंसर अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, सिर्फ इतना लिखो, भूल जाओ बाकी सब। पहला आप क्या लिखोगे बेटा, पहला आप यहाँ पे लिखोगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। मैं हटा रही हूँ ये, रुको जरा एक सेकेंड, गलत नहीं लिखना है बिल्कुल भी, लिखने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं लिखने दूंगी पेपर में तुमको। ठीक है, आंसर लिखते टाइम ना तुझे तुम्हें मेरी शक्ल याद आनी चाहिए कि मैम ने डराया था हमें, डर होना चाहिए तुम्हारी आंखों के अंदर कि भाई गलत आंसर लिखा तो मैम बहुत डांटेंगी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, घुमाना फिराना नहीं है यार चीजों को। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, सिंपल लिखो ना यहाँ टेस्टिस का फंक्शन क्या है। टेस्टिस का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है टेस्टिस के अंदर, और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ लाता है, उनकी बॉडी इतनी हैवी हो जाती है, बल्की हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो पहला काम टेस्टिस का है स्पर्म प्रोडक्शन करना, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन बनाना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर? भाई मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जल्दी बताओ कब होता है यार, सारा आंसर मैं ही बताया जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोल लो। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, तब मेंस्ट्रुएशन होता है। देखो बेसिकली क्या है, ओवरी का काम है एग सेल बनाना, और उस एग सेल को बनाकर फेलोपियन ट्यूब में छोड़ देना। अब फेलोपियन ट्यूब में जब एग होता है तो वो वेट करता है स्पर्म सेल की, एंड साथ ही साथ जब वेट चल रहा है स्पर्म सेल का, और साथ ही साथ जो यूट्रस है वो क्या करता है, अपनी वॉल को थिक कर लेता है। दोनों वेट करते हैं कि भाई स्पर्म सेल आएगा, स्पर्म सेल नहीं आया। अब क्या होता है, ये एग सेल मूव करने लगता है टुवर्ड्स द यूट्रस, एंड साथ साथ जो यूट्रस होता है उसकी जो वॉल होती है वो थिक हो गई थी, अब वो क्या होगी, अपने आप को थोड़ा सा बर्स्ट कर लेगी, ब्रेक कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होंगी, एंड ब्लीडिंग के थ्रू, वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग जो है वो इट विल मूव आउट। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन इज एक्चुअली अ नॉर्मल ब्लीडिंग ऑफ द वजाइनल लाइन बिटवीन द प्यूबर्टी एंड लास्ट स्टेज मेनोपॉज। ठीक है, वजाइनल लाइन नहीं बोलना चाहिए हमको, हम बोलेंगे यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की वॉल जिसका नाम एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, यूट्रस की वॉल जिसका एंडोमेट्रियम नाम होता है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है।
एवरी मंथ एन एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज। एवरी मंथ क्या होता है बेटा, एक सिंगल एग रिलीज होता है ओवरी के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ उसी टाइम पे क्या होता है, यूट्रस भी खुद को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की ना, इनर लाइनिंग का नाम क्या बताया था बेटा, वेरी गुड, एंडोमेट्रियम। तो जो इनर लाइनिंग थी यूट्रस की, वो क्या हो गई थी, बहुत ही थिक हो गई थी, उसके अंदर ब्लड सप्लाई काफी बढ़ गया था, ठीक है। बट क्योंकि एग और स्पर्म के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो एग जो है बेटा वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। उसी के कारण जो यूट्रस है वो क्या हो गया, वो धीरे 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 अपनी वॉल को उसने ब्रेक किया, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हुई। मेंस्ट्रुएशन में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जस्ट नॉर्मल। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। बेटा कोई भी डायग्राम अगर आपको आता है तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स ही बना रहे हो। दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। What are the different methods of contraception? Contraceptions, अरे where is the answer? Okay, no problem, we'll discuss here. Contraception के different methods पूछे हैं बेटा, अब भी हमने ये चीज डिस्कस भी करी थी अभी थोड़ी देर पहले, जब हम अभी क्वेश्चंस देख ही रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें what are the different methods of contraception, पहला हमारा होता है बैरियर या फिर मैकेनिकल मेथड। बैरियर या मैकेनिकल मेथड, बैरियर या मैकेनिकल मेथड्स में कॉन्डम्स आ जाते हैं, डायफ्राम्स आ जाते हैं, एंड ये बेसिकली एक बैरियर की तरह काम करते हैं। एंड जब कोई बैरियर आगे लगा हुआ है तो कोई भी चीज आपको पता है क्रॉस नहीं कर पाती, तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है, ये बैरियर मेथड, मैकेनिकल मेथड में कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स का यूज होता है। एंड जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनको अपने जेनाइटल्स या अपने सेक्स ऑर्गन पे वेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो एक दूसरे के पास पहुंच नहीं पाती, मिक्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं फैलती, ठीक है। चलिए उसके बाद हम दूसरा मेथड जो बात करते हैं वो क्या होता है, वो होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर ओरल एंड वजाइनल पिल्स आती हैं, जो कि अगेन क्या है, केमिकल मतलब यहाँ पे बेसिकली हॉर्मोन्स का रोल रहता है। एंड जब इन केमिकल मेथड को यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये प्रेगनेंसी से तो बचाते हैं बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाते। थर्ड हमारा हो गया आईयूसीडी। आईयूसीडी स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कि कॉपर टी आ गया, हार्मोनल लूप्स आ गए, बहुत अलग अलग तरीके के डिवाइसेस आते हैं इसके अंदर, जो कि अगेन फीमेल के, नॉट मेल, फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लेस किए जाते हैं और ये प्रेगनेंसी को बचाते हैं बट एसटीडी से नहीं बचाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये मेथड को हम सर्जिकल मेथड बोलते हैं। सर्जिकल मेथड में मेल्स एंड फीमेल्स की सर्जरीज के थ्रू क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन में मदद किया जाता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर वैसेक्टॉमी का प्रोसीजर होता है, जिसमें उनका वैस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टॉमी होती है, जिसमें कि उनके फेलोपियन ट्यूब को टाई करके कट करके टाई कर दिया जाता है। दोनों ही क्या करते हैं, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने का काम करते हैं, बट अगेन दोनों ऐसे कोई भी एसटीडी से नहीं बचाता, ठीक है। डू नॉट प्रिवेंट एसटीडीज, प्लीज इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है, सिर्फ ये प्रिवेंट करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बहुत ही अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंपल मेथड के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मल सेल डिवाइड किया, रिप्रोड्यूस हो गया भाई, थोड़ी बहुत बडिंग करी, बड बनाया, रिप्रोड्यूस हो गया। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन बडिंग से कर लेते हैं, बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं कई बारी, एंड वो सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा नॉर्मल सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या होता है, नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। बट जब हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनाने हैं, तो वहां पे दूसरे प्रोसेसेस यूज होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। अगर मैं और भी हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाऊं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, दूसरे एनिमल्स है, तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, राइट।
चलिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। भाई बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं चीज कि रिप्रोडक्शन से स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है। भाई देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेगा उसके डीएनए में चेंजेस आएंगे, उसके डीएनए में चेंजेस आएंगे तो वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशन आएंगे तो वो अडेप्ट कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा तो वो बदलती हुई एनवायरनमेंट में एक स्टेबल ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगा। वही चीजें बेटा यहाँ पे क्या लिखी हैं, बार बार लिखी हैं, ठीक है। चलिए, What could be the reason for adopting contraceptive methods? Contraceptive methods क्यों यूज करने चाहिए? देखो contraceptive methods यूज करने का फायदा ये है कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है और इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी प्रिवेंट होती हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।